नमस्कार दोस्तों। सन 2007 में राज कॉमिक्स ने एक ऐसी नई कॉमिक बुक सीरीज बनाई जिसने पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड्स तैयार करे। वो सीरीज थी नागायण। एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि इस सीरीज की इंपॉर्टेंस इसके प्रकाशक भी समझते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अब तक मल्टीपल एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं। आई मीन इट इज रियली हार्ड टू कीप अ रिकॉर्ड। नागायण की पेपर बैग्स मार्केट में अवेलेबल है, नागायण का कलेक्टर्स एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, नागायण का राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन अवेलेबल है। अभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता एडिशन से भी कॉमिक बुक आने वाली है, पूरी सीरीज आने वाली है एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही जल्द मनीष गुप्ता जी भी यही करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है इस नागायण में कि अपने ओरिजिनल पब्लिकेशन के 17-18 साल बाद भी इसके अलग अलग कलेक्टर्स एडिशंस आज भी आ रहे हैं। रियली व्हाट मेक्स नागायण सो स्पेशल? इस एपिक सीरीज की शुरुआत हुई थी 2007 में। इसको 8 पार्ट्स पे बनाया गया था और इसका समापन हुआ था 2009 में। नागायण हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित है। इसमें राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को लेकर रामायण के स्टोरी प्लॉट में लूजली फिट किया गया है। यह उस समय की बात है जब राज कॉमिक्स इन 3 अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड नहीं हुई थी। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता। आइडियाज तो बहुत बनते हैं, लेकिन अपने आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना और 2007 से 2009 तक सभी पार्ट्स का रेगुलरली आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट लगता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? याद रखिएगा, ये 2000s की बात है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 2000s में एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी थी। इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और धीरे धीरे करके स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी और इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। मार्केट में बेहतर पीसी गेम्स, प्लेस्टेशन गेम्स आते जा रहे थे और इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी एक बहुत ही तगड़े रिसेशन से गुजर रही थी। ऐसे में जहां एक तरफ राज कॉमिक्स ने पहली बार एक नई टाइमलाइन की रचना करके हरिमौत के जरिए एक नया नागराज पाठकों को दिया, वहीं दूसरी तरफ श्री अनुपम सिन्हा और श्रीमती जॉली सिन्हा की कलम से नागायण बनकर पाठकों तक पहुंच चुकी थी। इन माय ओपिनियन नागायण उस समय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें तीनों गुप्ता ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। 2000s तक कई पुराने पब्लिकेशंस बंद हो चुके थे। जितनी बड़ी ग्रोथ इन पब्लिकेशंस ने एंटायर 90s में देखी थी, 2000s में उतना ही मेजर डिक्लाइन चल रहा था। अब ऐसे में राज कॉमिक्स को अपने फैंस और रीडर्स को बरकरार रखने के लिए कुछ बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट सामने लाना था जिसमें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेस्ट टैलेंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी एंड एग्जैक्टली यही किया गया। खजाना सीरीज के बाद से नागराज के एडवेंचर्स ज्यादातर महानगर और नागद्वीप पर दिखाए जाते थे और सुपर कमांडो ध्रुव भी इसी तरह अपने एडवेंचर्स में दिखाया जाता था। नागायण सीरीज के साथ एक कंप्लीटली नई टाइमलाइन का निर्माण हुआ जिसे हम एल्स वर्ल्ड कैटेगरी या फिर पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। यह एक साई-फाई फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन पर बनी कहानी थी। इसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों की यूजुअल लुक भी चेंज होने वाली थी। कुल मिलाकर राज कॉमिक्स में एक कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट तैयार किया जा चुका था। तो आइए थोड़ी इसकी कहानी के बारे में भी बात कर ली जाए। नागायण की कहानी की शुरुआत वरण कांड से होती है। इंटरेस्टिंगली ये कहानी 2023 की है जिसमें दिखाया गया है कि एक प्रलया नाम का धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला है जिसको लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेहद चिंतित हैं। वो धूमकेतु फाइनली जा टकराता है हिंद महासागर में एक निर्जन आइलैंड पर, जहां पर नागराज ऑलरेडी ढूंढ रहा था नागपाशा और उसके गुरुदेव को। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि उस इंपैक्ट के बाद पृथ्वी पर महाविनाश आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ या कहिए जो बना, वो संपूर्ण नागायण सीरीज की मुख्य चुनौती बनी। उस धूमकेतु पे सवार होकर पृथ्वी पर आ पहुंचा था महाकाल छिद्र, जो कि बेसिकली एक फॉलन एंजल या लूसीफर जैसी डायबॉलिकल एंटिटी है जिसने त्रेता युग में भी रावण को ब्लैक पावर्स दी थी और अब नागपाशा को वही ब्लैक पावर्स के जरिए क्रूर पाशा बना दिया गया है। नागायण सीरीज साइफाई और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का एक समावेश होने की वजह से अपने आप में काफी यूनिक आर्टवर्क को सामने लाती है। नाउ हाउएवर द मेजर पेंसिलिंग इज ऑफ अनुपम सिन्हा, वी ऑल नो। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को इसमें प्रेजेंट किया गया है, वो लुक भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है और मद्देनजर रखने वाली बात है कि नागायण सीरीज के बाद हमें वो लुक नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कंटेम्प्रेरी कॉमिक बुक्स में कभी देखने को नहीं मिली है। आई मीन इफ यू नोटिस, नागराज अपने आप में, नागराज के बाल काफी लंबे हैं, सुपर कमांडो ध्रुव के भी बाल लंबे हैं और ओवरऑल उनकी बॉडी पे जो एक्सेसरीज हैं, जो वेपन्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उनको भी एक फ्यूचरिस्टिक फील दी गई है। एक चीज और डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा, नागायण अपने आप में ऐसी सीरीज नहीं है जिसको आप एक फ्लो में पढ़ना चाहें। आई मीन यू कैन, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी बिंज रीडिंग के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, सो मेनी डिफरेंट स्टोरी लाइन्स जो कि एक साथ बांधे रखना, ये बात मैं आज कह रहा हूं,
ये बात मैं और मेरे जैसे कई सारे फैंस हमेशा से कहते आए हैं कि ये टैलेंट अनुपम सर का ही है। तो अनुपम सर और जॉली मैम ने जो हमें आउटपुट दिया है वो वाकई में अपने आप में एक ऐसा आउटपुट है जिसने अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई है। नागायण को सबसे पहले सिर्फ 4 पार्ट्स में प्लान किया गया था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई उसके 8 पार्ट्स बनकर तैयार हुए। इन सभी पार्ट्स में रामायण के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाओं को बेस बनाकर उसमें नागराज और ध्रुव की कहानियों के कैरेक्टर्स को स्थापित किया गया है। इसमें नागराज को श्री राम या कहिए श्री राम की तरह का एक रोल मिला है और वैसे ही सुपर कमांडर ध्रुव को लक्ष्मण, विसर्पी को माता सीता, यतिराज को महाबली हनुमान की भूमिका में बांधा गया है। तो कुल मिलाकर नागायण को पढ़ते हुए फील यह आता है जैसे कि आप एक नए वर्जन की रामायण पढ़ रहे हैं या कहिए राज कॉमिक्स की रामायण पढ़ रहे हैं। आज की डेट में तो हम इंडियन कॉमिक कम्युनिटी में इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते देखते हैं, लेकिन 2007 में यानी कि लगभग 17-18 साल पहले ये अपने आप में राज कॉमिक्स उसके पाठकों और फैंस के लिए एकदम नया एक्सपेरिमेंट था, जिसे कुछ लोगों ने बेहद पसंद किया और कुछ लोगों ने लाइटली भी लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नागायण अपने आप में एक कल्ट स्टेटस पाने लगा। इसके पर कॉमिक बुक को भी अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। इसी के साथ नागायण सीरीज में आपको मल्टीपल वेरिएंट आर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब हालांकि इन वेरिएंट आर्ट्स के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो वेरिएंट कवर आर्ट्स और जो कवर आर्ट्स हम देखते हैं आज की डेट में जो पॉपुलर हैं, इसकी शुरुआत 17-18 साल पहले राज कॉमिक्स ने नागायण से ही कर दी। तो फिर अंत में मैं बस यही कहूंगा कि वेदर इट इज राज कॉमिक्स का संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता, नागायण के इतना कल्ट क्लासिक बन जाने के पीछे का मुख्य कारण वो अमेजिंग क्रिएटिव टीम है और उसका हार्डवर्क है जिसने इस कहानी को बनाया। हर वो आर्टिस्ट जिसने इस कहानी के पन्नों में जान फूकी, अपने दिन के घंटों को इस सीरीज पर न्यौछावर किया। आज की डेट में जोर पहले से कहीं बेहतर और बड़ी प्रेजेंटेशन पर है, प्रीमियम लुक पर है। लेकिन मेरा मानना है कि नागायण का जादू तो आज से कई सालों पहले उस डिवीजन से भी पहले तैयार किया जा चुका था। तब जब दौड़ एक दूसरे से ना होकर उस समयकाल के साथ थी जिसमें पाठक कॉमिक बुक से दूर होते जा रहे थे। तब जब उद्देश्य था उनको रोके रखना, उनको वापस लाना। तब जब सब कुछ एक था। तो फाइनली ये आपकी मर्जी है पाठकों की कि वो किस डिवीजन की कॉमिक बुक पढ़ना चाहेंगे। एटलीस्ट मैं तो इस पैराडॉक्स में नहीं पढ़ने वाला हूं। सो फ्रॉम माई साइड द एम्फेसिस इज नॉट ऑन एनी स्पेसिफिक डिवीजन। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नागायण के पन्नों को पलटते वक्त आप सबसे ज़्यादा गौर और सबसे ज़्यादा अपना एप्रिसिएशन, अपना रिस्पेक्ट उन आर्टिस्ट्स, उन डिज़ाइनर्स के लिए रखें, लेखक के लिए रखें और उस टीम के लिए रखें जिसने किसी भी डिवीजन से पहले एक ऐसा कल्ट क्लासिक हमें दिया जो कि आज इस कैपेबल हुआ है कि उसको आप अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग वर्जन्स में मार्केट में उतार पा रहे हैं और वो बिक रहे हैं, बदस्तूर बिक रहे हैं। उसकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन घट नहीं रही है, बढ़ रही है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.